So we are back again, and this time we are going to start with another topic which is called as ESOP. ESOP क्या है मेरे बच्चों? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ESOP के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन को होते ही रहेगा। चैप्टर के बारे में थोड़ा बात कर ले, 2 मिनट आपसे ज्यादा चैप्टर का बात कर लो, दैट वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग। ESOP क्या है मेरे बच्चों? ESOP इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या तो स्कीम, दोनों में से कुछ भी बोल लीजिए आप। अब ये क्या है सर? देखिए, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में कामकाज करते हैं, यस सर, और उनको क्या पे किया जाता है? उनको पे किया जाता है हमारे तरफ से सैलरी, यस सर। लेकिन कभी कभी कंपनी ये ऑप्शन दे देती है एम्प्लॉइज को कि बाबा आप ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई कर दो, बी विथ अस एंड ब्रिंग अप द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, XYZ, टर्नओवर इंक्रीज करके दे दो, तो हम आपको एक प्री डिटरमाइंड डेट पे, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपको शेयर्स इशू करेंगे। यूजुअली दिस इज एट अ लोअर रेट देन व्हाट द शेयर्स आर कोटेड इन द मार्केट। मार्केट पे जो भी कोटिंग हो रहा है उससे कम भाव में आपको कंपनी शेयर्स इशू कर देगी। कोई भी एम्प्लॉय लेने के लिए तत्पर रहेगा बच्चों। मतलब एनी एम्प्लॉय वुड बी वांटिंग टू बाय द शेयर्स ऑफ सच कैटेगरी के बाबा कम में मिल रहा है अपने को। यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि बाबा आगे जाके बेच सकते हैं हम लोग, आफ्टर द लॉक इन पीरियड एंड्स आप बेच भी सकते हैं शेयर। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होम द कंपनी एंड द एम्प्लॉय ऑफ व्हाट? ऑफ गिविंग द ऑप्शंस। हम लोग एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हैं कि बाबा मैं तुझको फ्यूचर डेट पे एट अ फ्यूचर प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आई विल गिव यू द शेयर्स एट दिस इन दिस प्रपोर्शन, whatever the proportion may be decided according to the contract। तो यहाँ पे ESOP सर किसको दिया जाता है? देखिए ना, नाम क्या है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा, सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन सर कौन कौन इंक्लूडेड है? अरे बाबा, हर एक परमानेंट एम्प्लॉय, हर एक डायरेक्टर, हर एक ऑफिसर, सारे लोग इंक्लूडेड। सर तो एक्सक्लूडेड कौन है? जो बच्चों पेरोल पे नहीं है ना कंपनी के, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सिर्फ सिटिंग फीस लेते हैं, बराबर, मीटिंग में सिटिंग फीस लेंगे, अपने चार्जेस लेंगे, कंसल्टेंट हो गए, ये सब अपने पेरोल पे नहीं है, ये लोग एम्प्लॉय नहीं है, इनको नहीं दिया जाएगा ESOP। तो ESOP का ऑप्शन किसको है? सिर्फ द परमानेंट एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ऑन द डायरेक्ट पेरोल ऑफ द कंपनी। अब ESOP का अगर हम लोग एडवांटेज का बात करें तो एडवांटेजेस क्या क्या है सर? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव बोल लो कि एडवांटेज बोल लो, पॉइंट एक ही हो जाता है कि एम्प्लॉय को हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, या तो फिर एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए हमने उसको किसी प्रकार का एक ल्यूरिंग दिया है, हमने उसको अट्रैक्ट किया कि बाबा ये ले, कम भाव में मैं शेयर्स दे दूंगा। सर कैसे दिए जाते हैं शेयर्स? इधर ध्यान दे दो आप लोग। कंपनी अगर समझो 1/1/2021 है, इस डेट को कंपनी ने बोला कि बाबा अगर 1/1/22 तक अपना टर्नओवर 100% इंक्रीज हो गया, मतलब डबल हो गया, अगर अपना टर्नओवर 100% इंक्रीज मतलब डबल, 100% से बढ़ गया टर्नओवर, तो हम सारे एम्प्लॉइज को वट एवर इज द रेशियो कैलकुलेटेड, उस हिसाब से हम आपको शेयर्स इशू करेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो एम्प्लॉय को पता चलेगा कि बाबा रे फ्यूचर में कम भाव में शेयर्स मिलेगा अगर सिर्फ ये अचीव करके दे देते, और अचीवेबल टारगेट्स देते हैं कंपनी। तो वो जो अचीवेबल टारगेट है उससे कंपनी का भी फायदा। हाँ सर, ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं अभी एम्प्लॉइज, क्यों? उनको शेयर्स मिलने वाला है, और शेयर्स का जो उनको बेनिफिट हम लोग देने वाले हैं उससे एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट है। कंपनी को तो है ही, उनका प्रॉफिट लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ होगा कंपनी का, और एम्प्लॉइज को हम लोग रिटेन भी कर पाएंगे, मतलब छोड़ के जाने का चांसेस कम है, बराबर। और उनको रिवॉर्ड जैसा लगेगा कि बाबा हमको हमारे सैलरी के साथ में कुछ एक्सेस भी मिल रहा है। अभी बात करें कंडीशंस का, ESOP के कंडीशंस क्या है सर? व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ESOP? सबसे पहली बात तो बाबा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बराबर। शेयर होल्डर्स को बोलना पड़ेगा, हे शेयर होल्डर, हमारे एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनको शेयर्स इशू करने दें ESOP के ऊपर। शेयर होल्डर समझेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में, उसके बाद में आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन में कैच ये होता है कि कंपनी बोलेगा शेयर होल्डर को, देखो हम लोग वी विल मेक देम टू वर्क मोर इन अ मच मोर एफिशिएंट मैनर, हार्ड वर्किंग करवाएंगे उनके पास से, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट बढ़ गया तो कंपनी को बेनिफिट, कंपनी को बेनिफिट तो आपको ज्यादा डिविडेंड, तो देने दो कम भाव में शेयर। शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे फुलफिल करने के लिए। देखो, एक्सप्रेस कंडीशन सेट बाय द कंपनी मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर ESOP एग्जीक्यूशन। यहाँ पे
ईसॉप एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब अपने को मतलब एम्प्लॉइज को तो ही मिलेगा आपको शेयर्स कम भाव में। हाँ 100% नहीं किया, 99% किया तो भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है क्लियर कट, 100% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ, टर्नओवर 100% से, वट एवर द केस में, वट एवर, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। 100% से अगर आपका प्रॉफिट बढ़ गया, 100% से अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज हो गया, या वॉट एवर द कंडीशन इज, वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आगे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, बराबर। और ये जो स्कीम है ना, ये स्पेशली सिर्फ हमारे एम्प्लॉइज के लिए राइट्स के जैसा, ये किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेनाउंस नहीं कर सकते आपके राइट्स। आपको लेना है तो लीजिए, आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते डिपेंडिंग ऑन द प्रोविजंस। आगे क्या बोला है देखिए, सुनिएगा ध्यान से। ईसॉप जो है ना, वो हम लोग एक कम भाव में देने वाले हैं। ESOP is always granted at a price lower than the market price। तभी तो शेयर हमारे एम्प्लॉइज शेयर होल्डर बन के खुश कभी रहेंगे, जब भी बाबा कुछ कम भाव में मिल रहा है, यस मार्केट से कम रेट में मिल रहा है। ये जो प्राइस हम लोग दे रहे हैं ना, स्पेशल प्राइस, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। अभी समझो मार्केट प्राइस अपना चल रहा है, हमारे जो भी हैं शेयर होल्डर्स, वो हमको पूछेंगे कि बाबा इतने कम भाव में क्यों दे रहे हैं, इतने कम भाव में क्यों आप दे रहे हैं शेयर्स। तो हम शेयर होल्डर्स को रिप्लाई कर सकते हैं, दीज आर द एम्प्लॉइज हु आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो इनको देने दीजिए। परमिशन मिल गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, तो ये 40 रुपीज के प्राइस में 100 रुपीज के शेयर्स हम लोग बेच सकते हैं हमारे एम्प्लॉइज को एज एन ईसॉप। तो यहाँ पे 60 रुपीज का जो, आप मुझे मालूम पड़ गया कि आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि 60 रुपीज का सर लॉस है, इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। क्या है ये मेरे दोस्तों, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। इसका लॉस तो पूरा कंपनी को बेयर करना है बाबा, कंपनी हैज टू बेयर द लॉस, बराबर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि कैसे और कितना लॉस आने वाला है। केस वैल्यू क्या है हमारे शेयर का, 10 रुपया, मार्केट वैल्यू है 40, एक्साइज प्राइस है 30 रुपया। फाइंड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। ये तो अपने लिए लॉस ही है, हर साल पीएनएल में से एडजस्ट होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन ये है, ईसीई ढूंढना है। देखिए बच्चों, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस। बाबा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस 40, एक्सरसाइज प्राइस क्या है 30, तो 10 रुपए का जो नुकसान है उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी। यहाँ पे ईसॉप में कम भाव में शेयर्स दे रहे हैं हम लोग एम्प्लॉइज को खुश कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर, अभी देखिए इसमें ना कुछ टर्म्स है, छोटे छोटे वर्ड्स है जो अपने को सीखने। जिस दिन कंपनी ये स्कीम इंट्रोड्यूस करेगा, ये स्कीम ग्रांट करेगा, उसको हम लोग ग्रांट डेट बुलाएंगे मेरे दोस्तों। इट इज कॉल्ड एज ग्रांट डेट, द डेट ऑन विच द स्कीम और दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज अनाउंस्ड बाय द कंपनी। कि बाबा ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आपको मैं समय दूंगा, इतने इतने समय में आप लोग हमारे शेयर्स परचेस कर सकते हैं ये रेट में। तो इसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है वेस्टिंग डेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग डेट? वेस्टिंग डेट इज द कंडीशन सेटिस्फाइंग डेट, कि बाबा ये डेट पे ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया तो मैं आपको क्या दे दूंगा, शेयर्स दे दूंगा एट अ लोअर रेट व्हाट एवर इज द एक्सरसाइज प्राइस गिवन। लेकिन इस ग्रांट डेट से लेकर एक्सरसाइज सॉरी वेस्टिंग डेट के बीच का जो पीरियड है ना बच्चों, इस पीरियड को हम लोग प्यार से बुलाएंगे वेस्टिंग पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है बच्चों, पूरा वेस्टिंग पीरियड के ऊपर। देखो ना बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेस्टिंग पीरियड। हाँ सर समझ में आया, हमारे ग्रांट डेट और हमारे वेस्टिंग डेट के बीच का जो पीरियड है उसको हम लोग वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे। और कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हाँ सर ये वाले डेट पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी ये डेट से आगे जब जो डेट तक, जब तक हम लोग शेयर्स इशू नहीं कर देते, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईसॉप इशू नहीं कर देते, उस डेट तक के पीरियड को हम लोग प्यार से बुलाएंगे एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड। और जिस दिन एक्चुअली हमारे शेयर्स अलॉट होने वाले, हमारे एम्प्लॉइज को खुशखुशाल हो जाएंगे सारे एम्प्लॉइज, उस डेट को हम लोग प्यार से बुलाने वाले हैं द एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट के दिन हमारे शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, यस whosoever are our employees they are also now our shareholders, क्योंकि हमने उनको शेयर्स इशू कर दी।
इसको बोला जाएगा एक्सरसाइज डेट। तो क्या क्या सीखा हम लोग ने? सबसे पहले सीखा हमने ग्रांट डेट। हाँ सर, ग्रांट डेट समझ में आया, वो डेट जिस दिन हमने स्कीम अनाउंस किया। इसके बाद में हमने देखा वेस्टिंग डेट, जिस दिन कंपनी का कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, वेस्टिंग। उसके बाद में हमने देखा एक्सरसाइज डेट, जिस डेट को हमारे कंपनी ने एक्चुअली शेयर्स अलॉट कर दिए, उस डेट को हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज डेट। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर। अभी सर आपने ऊपर दो इंपॉर्टेंट आइटम बताया और वेस्टिंग पे तो स्टार बार मार्क किया सर। अरे वेस्टिंग पीरियड का ही तो पूरा टॉपिक है बच्चों। अकाउंटिंग कैसे करना है ईसॉप का, बुक कैसे करना है इसको, रिकॉर्ड कैसे करना है इसको। तो दो प्रकार के यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसमें वेस्टिंग पीरियड 1 साल, वेस्टिंग पीरियड इज 1 ईयर, ठीक है। दूसरा है वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। दोनों भी देखेंगे, छोटू सा टॉपिक है मेरे बच्चों। वेस्टिंग पीरियड अगर आपका 1 साल है, वेस्टिंग पीरियड अगर आपका 1 साल है, और अगर समझिए जस्ट एन एग्जांपल कि आप आपके जो शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, मार्केट वैल्यू 130 है, वो आप एक्सरसाइज प्राइस में दे रहे हैं आपके एम्प्लॉयज को 40 रुपये। बोलो इतना सस्ता दे रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए। अभी यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड डायरेक्टली हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 1 साल ही है, मतलब 1 साल में स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा ईसॉप अपना खत्म हो जाएगा। तो अब मैं 130 के मार्केट शेयर, मार्केट वैल्यू वाला शेयर कितने में इशू करने वाला हूं मेरे एम्प्लॉय को? 40 में। तो मुझको कितना पैसा आएगा? 40 रुपया आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 40। हाँ सर, अभी मेरा शेयर है कितने का? एक्चुअली शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल सर फेस वैल्यू, ये तो एक्साइज प्राइस से हमने डेबिट किया। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया फेस वैल्यू। हाँ सर, लेकिन हमारे शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है सर? 130। एक्साइज प्राइस क्या? 40, मतलब 90 रुपीज का लॉस हो रहा है ना कंपनी को, बराबर कि नहीं? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों? इट इज द मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस। बताइए, मार्केट प्राइस 130, एक्सरसाइज प्राइस 40, 90 हो गया ना बराबर। 90 रुपीज का लॉस देखिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम का फॉर्मूला एकदम इजी, बचपन से देखते आ रहे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का फॉर्मूला। हाँ, एसपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस द फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस है 130, फेस वैल्यू 10, मतलब 120 रुपीज का, 120 रुपीज का यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जनरेट हो। कॉस्ट बेयर कर रहा है ना कंपनी, शेयर होल्डर थोड़ी छोड़ेगा, वो थोड़ी बोलेगा कि बुक में भी रिकॉर्ड करो 40 रुपए में। बुक में 40 में रिकॉर्ड किया तो फिर हमको क्यों ज्यादा में शेयर दिया? शेयर होल्डर बोलेंगे एम्प्लॉय को 40 वाला, हमको 130 में, ऐसा थोड़ी चले। वी हैव टू डू द रिकॉर्डिंग प्रॉपरली, फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का, और फुल वैल्यू पे कर रहे हैं। अब ये जो 90 का लॉस है ना, इसको ईयर एंड में हम लोग कर देंगे पीएनएल में ट्रांसफर। देखिए फर्स्ट एंट्री में डेबिट हुआ है, अभी नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट कर देंगे पीएनएल को 90 रुपीज से। ये हो गया आपका ईसॉप फिनिश, पूरा का पूरा सम यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। होप सो आप लोग को समझ में आया। यही सेम क्वेश्चन बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपया, मार्केट वैल्यू 130, इशू प्राइस, एक्साइज प्राइस 40, यही ऊपर अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन, ऊपर ही एक्सप्लेन किया कि अभी समझो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस। याद रहेगा मेरे बच्चों, मार्केट प्राइस है 130, एक्सरसाइज प्राइस है 40, तो 90 रुपया कंपनी को बेयर करना है ना लॉस का। ये लास्ट में हम लोग राइट ऑफ करेंगे पीएनएल के थ्रू, क्लियर है? इसके बाद में अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का बात करूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम का फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मार्केट प्राइस 130, फेस वैल्यू 10 रुपया, तो 120 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो जनरेट हो रहा है 120 रुपए से। कंपनी लॉस बता रहा है लेकिन सामने सिक्योरिटी प्रीमियम जनरेट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? यस, कंपनी बेसिकली कंपनी कोई लॉस में ही नहीं, 10 का शेयर 40 में दे रहा है लेकिन जो मार्केट रेट चल रहा है उससे कम में दे रहा है ना, तो उसका भी तो अकाउंटिंग होना चाहिए। क्लियर है? ये है अपना फर्स्ट मेथोडोलॉजी मेरे बच्चों,
ESOP का मेथड नंबर 1, soon we will start with method number 2, wherein the vesting period will be more than 1 accounting year. Yes, so now we start with the second methodology. छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लिया, पानी पिया बच्चों. वेस्टिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर. वेस्टिंग पीरियड अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसका कैसे अकाउंटिंग करना है वो मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. वेस्टिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर. हाँ, अगर वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो क्या करना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि फेस वैल्यू 10 रुपया, मार्केट वैल्यू 24 है, एक्सरसाइज प्राइस 15 है, वेस्टिंग पीरियड बोला है 3 साल. तो एक एग्जाम्पल जनरेट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. इस पे इंडिविजुअली क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है. बट रिगार्डलेस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू सी वन क्वेश्चन. देखिए, अगर 1 जनवरी 2011 को मैं अनाउंस करता हूं ग्रांट डेट को कि बाबा 3 साल तक, 3 साल में अगर हमारे प्रॉफिट्स XYZ लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर मैं ESOP इशू करूंगा आपको फलाना फलाना रेट पे, बेसिकली 15 रुपए पे. तो इससे 3 साल कितना होता है मेरे दोस्तों? 1111, 1112, 1113 और फाइनली 1114 विल बी अवर. क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? बोलो 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 फटाफट से. यहाँ पे पहले ग्रांट डेट आता है, ग्रांट डेट के बाद में वेस्टिंग डेट आता है ना दोस्तों, याद है कि नहीं? तो अभी ये जो पूरा पीरियड मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये कितने साल का और क्या पीरियड है? सर ये 3 साल का पीरियड है. ये है अपना ईयर 1, ये है अपना ईयर 2, ये है अपना ईयर 3. ये 3 साल का हमारा वेस्टिंग पीरियड हो जाता है. VP इज इक्वल टू 3 ईयर्स, जैसे ऊपर दिया है. फिर समझो इस पीरियड से मैंने और 1 साल का समय दिया एम्प्लॉय को. बाबा आप एम्प्लॉय हैं, आपके पास इतना पैसा तुरंत नहीं है एप्लीकेबल, आपके पास इतना सारा फंड्स नहीं है, तो आपको थोड़ा मैं 1 साल का समय देता हूँ. कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? हाँ. इसके बाद में 1 साल के अंदर अंदर बाबा आप एक्सरसाइज कर लेना आपके राइट्स, क्योंकि मैं ये वाले डेट पे सारे शेयर्स क्या करने वाला हूँ? इशू करने वाला हूँ. ये जो पीरियड बन जाएगा ये बन जाएगा एक्सरसाइज पीरियड. क्लियर है? हाँ सर. 3 साल का हमने टाइम फ्रेम दिया कि बाबा इन 3 सालों के एंड तक अगर मेरा प्रॉफिट फलाना ढिमकाना रीच हो गया, अगर इतना हो गया तो मैं शेयर्स इशू करूंगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं इशू करूंगा. एंड लेट अस अज्यूम पॉजिटिव कि हो गया बाबा अचीव. तो अभी क्या, सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल टर्म्स पे कैलकुलेशन कर लेंगे कि एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस है कितना. अगर ये 1 साल वाला टर्म होता, अगर ये मेथड नंबर 1 होता तो एंट्री कुछ ऐसे आता बच्चों. बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सर. एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाँ सर. टू शेयर कैपिटल, हाँ सर. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एप्लीकेबल, हाँ सर. बराबर. तभी हमारा शेयर का फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपया. तो मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल में 10. एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 15 रुपये. तो मैं बैंक अकाउंट में 15 रुपये लिखूंगा कि हमने 15 रुपये कलेक्ट. एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों? दैट इज मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस. मार्केट प्राइस 24 रुपया, हाँ 24 ही तो है. एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपीज, तो यहाँ पे 9 रुपीज आ जाना चाहिए. सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ जाएगा? ये है मार्केट प्राइस माइनस द फेस वैल्यू. मार्केट प्राइस है 24, फेस वैल्यू है 10, 14 रुपए का यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम. ये एंट्री होता मेथड नंबर 1 में, लेकिन मेथड नंबर 1 नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी मेथड नंबर 2 कर रहे हैं. ये जो 9 रुपए का लॉस है ये एक ही साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते. ये लॉस हमको स्प्लिट करना है इन 3 सालों में. ये जो वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स है इसमें स्प्लिट करना है. तो ये डेट पे तो शेयर इशू ही नहीं कर रहे, ये डेट पे भी नहीं कर रहे, ये डेट पे भी नहीं कर रहे, ये डेट पे भी नहीं कर रहे, लेकिन पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा. मतलब सर एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे बनेगा मेरे बच्चों. मतलब सर 1/1/2011 को जिस दिन मेरा ग्रांट डेट है ना उसी दिन में एक एंट्री पास करूंगा.
एक डेफर्ड एक्सपेंस अकाउंट बनेगा जिसका नाम है डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कि बाबा 3 साल के बाद में 9 रुपए का खर्चा होने वाला है, हुआ नहीं है अभी तक, मतलब ये लाइबिलिटी भी है सर पे। लाइबिलिटी का नाम बच्चों आएगा ईसॉप आउटस्टैंडिंग। 9 रुपए का ईसॉप आउटस्टैंडिंग अपने को बेयर करना है, ये लाइबिलिटी का नाम डाल रहा हूं, ईसॉप आउटस्टैंडिंग नाम डाल दिया, समझ में आ रहा है। इसके बाद में क्या इसके बाद में सेम ईयर के एंड पे, जब ये अपना ईयर एंड होता है ना, दिस इज द एंड, बराबर 1112 को ही लेते हैं, चलो ना 1112 तो ईयर सेकेंड ईयर का बिगिनिंग है, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं 31 दिसंबर 2011 को क्या करेंगे, एक्चुअली छोटा सा पार्ट ये डेफर्ड एक्सपेंस का इस साल में राइट ऑफ करेंगे। टोटल 9 रुपया है ना बच्चों, 9 रुपया 3 साल में राइट ऑफ करना है, मुझे पता है आपको आता है सर, 9 रुपीज 3 साल में राइट ऑफ करना है, मतलब हर साल 3-3 रुपया राइट ऑफ कर दो ना सर। अरे लवली मेरे बच्चों, पहले साल में 3 रुपीज राइट ऑफ करेंगे, दूसरे साल में 3 रुपीज राइट ऑफ करेंगे, और थर्ड ईयर में भी 3 रुपीज राइट ऑफ कर देंगे, मैटर क्लोज। समझ में आ रहा है आपको। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर के एंड में एक्चुअली एक्सपेंस अकाउंट हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 3 रुपीज, और ये जो डेफर्ड को डेबिट करके रखा है ना, जरा सा क्रेडिट करेंगे टू डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 3 रुपीज, मतलब इस साल का एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट एंट्री 31 दिसंबर 2011 को ही हम लोग पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे ना, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को 3 रुपीज टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। हम लोग तो यही सोचने वाले कि जितनों को ईसॉप दे रहे सारे ऑप्शन ले रहे, हाँ किसी ने नहीं लिया तो उनका ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हाँ ये पहला साल था ईयर 1। अभी ईयर 2 में क्या करेंगे, ईयर 2 में सर सेम एंट्री फिर से पास होगा, एकदम जेरोक्स एंट्री फिर से पास होने वाला है, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, अरे डेट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, रुको देखो डेट चेंज कर देंगे हम लोग। हाँ सेम एंट्री, ये 2011 के जगह पे 2012, 2012 में भी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट होगा डेबिट, और ये जो यहाँ पे डेबिट करके रखा है डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, उसमें से 3 रुपया तो पहले ही चले गए, और 3 रुपया सेकेंड ईयर में जाएगा। अभी आपको बाय हार्ट हो गया मेरे बच्चों, आगे क्या करना, ये यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ, थर्ड ईयर में फिर से क्रेडिट कर देंगे, और हम लोग थर्ड ईयर में भी सेम जर्नल एंट्री, फिर से थर्ड ईयर में भी द सेम एंट्री वी आर गोइंग टू डू, डुप्लीकेट, एकदम टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग। यहाँ पे ये 2013 में भी यही हुआ। अभी देखो बच्चों 2013 के एंड में हम लोग पहुंचे ना, तभी हमने डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को 9 रुपए से क्रेडिट कर दिया, बरोबर। फर्स्ट ईयर में 3 से क्रेडिट किया, सेकेंड ईयर में 3 से किया, थर्ड ईयर में भी 3 से क्रेडिट कर दिया। तो ये जो फर्स्ट एंट्री में 9 का डेबिट था, ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया ना बच्चों, कंप्लीट हो गया, टैली हो गया, फुलफिल हो गया, उसका रिक्वायरमेंट्स क्लोज हो गया वो अकाउंट। अब एक्चुअल तारीख आएगा अपना शेयर्स इशू करने का, विच इज व्हाट 1/1/2015, बराबर ना। हमारे वेस्टिंग पीरियड के बाद में 1 साल रुक रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स में 9 रुपीज का जो डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बनाया था वो डेबिट 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 कर दिया हम लोग ने। हाँ सर, अभी अपने को 1/1/2015 को एंट्री पास करना है हमारे शेयर्स के इशू का। तो शेयर्स के इशू का एंट्री क्या आएगा, आइए देखते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15 रुपीज ले रहे हैं हम लोग। हाँ सर, अभी जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस है वो तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, पिछले 3 साल से लिखते जा रहा हूँ, लेकिन एक लाइबिलिटी बना के रखा था मैंने फर्स्ट एंट्री में, ईसॉप आउटस्टैंडिंग। ये जो लाइबिलिटी है, अब ये लाइबिलिटी क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है, क्योंकि एंट्री आ गया उसका। तो यहाँ पे ईसॉप आउटस्टैंडिंग जो मैंने ओपन रखा था, अभी उसको क्लोज कर देंगे। ईसॉप आउटस्टैंडिंग को कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा ना तो लाइफ इजी रहेगा मेरे बच्चों। ईसॉप आउटस्टैंडिंग को डेबिट करके क्लोज कर दिया।
इसके बाद में 2 शेयर कैपिटल, वॉट एवर शेयर आर इशूड, 10 रुपए का अपना शेयर है, बाकी पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाने वाला है 14 रुपीज। ये हो गया आपका सेकंड मेथोडोलॉजी कंप्लीट। यहाँ पे सर क्या सीखने लायक था? सिर्फ एक ही चीज था, वर्थवाइल लर्निंग, के सर 2 प्रकार के हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है। एक ईसॉप 1 साल में कंप्लीट, दूसरा ईसॉप को 1 साल से ज्यादा सालों में कंप्लीट कर रहे हैं, उसका मैंने आपको वर्किंग अभी बताया। यस और नो? एनी डाउट, डिफिकल्टी मेरे दोस्तों? Very good. So soon we will be starting with the next process, which is our sweat equity part. चलो बच्चों, now let us talk about another sweet concept of sweat equity. किसके बारे में बात करेंगे? sweat equity के बारे में। जितना भी पीडीएफ आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, everything will be made available to you guys. Just you have to click on the link given in the description. ये YouTube का वीडियोस है, तो जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करेंगे तो यस डेफिनेटली यू गेट ऑल द पीडीएफ फाइल विच आई हैव हैंडमेड फॉर यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग, हैंडमेड ही है मेरे बच्चों पूरा का पूरा। यहाँ पे ये बेसिस पे बनाया गया है कि आपको एमसीक्यू में काम में आना चाहिए। जैसे ये पढ़ा, एटलीस्ट एक 40 मार्क्स का एमसीक्यू यहाँ पे कंफर्म हो जाना चाहिए, बाकी तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिस के साथ में आएगा बच्चों। थोड़े सम्स अपने को सॉल्व करने पड़े, लेकिन थियोरी का भी काफी इंपॉर्टेंस है। मोर और लेस more than 50% of the questions are theory based। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। स्वेट इक्विटी के बारे में बात करेंगे अभी। इसको यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि 0 से 1 मार्क, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 के अंदर डिफाइंड है। स्वेट इक्विटी म्हणजे काय? स्वेट इक्विटी का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर, कोई भी हो गया जिसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए समझो कुछ वैल्यू एडिशन का काम किया, कुछ टेक्निकल नो हाउ दे दिया है कंपनी को, या तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट दिया है कंपनी को, जिससे कंपनी के ग्रोथ में ह्यूमंगस इंक्रीज है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो कंपनी उनको क्या प्रोवाइड करेगा? शेयर्स प्रोवाइड करेगा। ये ईसॉप के जैसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे इंस्टेंट शेयर दे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ प्री कंडीशंस है जो अपने को देखने हैं। क्या है वो प्री कंडीशंस? आइए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या है ये स्वेट इक्विटी। Sweat equity means the shares which are issued to the directors or the employees of the company at a discount. For what? For something which they have provided to the company, or they can be called as for consideration other than cash। या तो बाबा कम भाव में दे रहे हैं हम लोग इमीडिएटली, या तो आपने कुछ सर्विस दिया जिसके लिए हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। सर्विस में क्या क्या आ जाएगा? फॉर प्रोवाइडिंग द स्किल दैट यू हैव, द टेक्निकल नो हाउ दैट यू हैव, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है कुछ आपका, या आपने कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन करके दिया है जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ एकदम ह्यूमंगस मैनर में बढ़ रहा है, तो आपको शेयर्स इशू किए जाए। कंडीशंस ऑफ स्वेट इक्विटी क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी हो जाता है जनरल मीटिंग में। रेजोल्यूशन में सारे के सारे डिटेल, स्वेट इक्विटी कितने शेयर्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ द शेयर्स, कौन से प्रकार के शेयर्स दे रहे हैं हम लोग, कितने में दे रहे हैं, कितने प्रपोर्शन में दे रहे हैं, क्या भाव में दे रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं तो हम लोग, एवरीथिंग मस्ट बी मेंशन्ड इन द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो पास किया है हमने, इसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी का शेयर्स इशू हो जाना चाहिए, बिकॉज द रेजोल्यूशन इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स। हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके 12 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा स्वेट इक्विटी का प्रोसीजर समाप्त हो जाना चाहिए। और उसके बाद में शेयर्स आप इमीडिएटली बेच नहीं सकते, नॉन ट्रांसफरेबल है मेरे बच्चों, ये नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स है। मतलब 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है स्वेट इक्विटी का। यू कैन नॉट गिव द शेयर्स टू एनीबॉडी। स्वेट इक्विटी के शेयर्स मिले 3 साल तक तो आपको रखने ही पड़ेंगे अपने पास। अभी सर स्वेट इक्विटी में किसका रूल फॉलो करने का? देखो बच्चों, सेम लाइक द प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी डिड। अगर आप एक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर समझिए कि लिस्टेड है आपके शेयर्स, तो आपको सेबी के रूल्स फॉलो करने, सेबी के रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्राइवेट कंपनी, या तो अगर बोल लो कि अनलिस्टेड कंपनी है, तो बाबा अपना कंपनीज एक्ट भी चलेगा। अगर कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस भी फॉलो आपने कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्वेट इक्विटी इफ यू पीपल आर हैविंग शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कैटेगरी। होप सो समझ में आया। अगर लिस्टेड है तो सेबी, अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट। क्लियर है सर? कितने स्वेट इक्विटी इशू कर सकते? कितने भी कर सकते? नहीं रे बाबा, 1 साल में, इन 1 ईयर, 1 साल में मेरे बच्चों सिर्फ 15% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, 15% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ही इशू कर सकते हैं आप स्वेट इक्विटी के माध्यम से।
और वो भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ। सर ऐसा क्यों लिख रहा है? बस ऐसे देखो ना बच्चों, भरोसा रखो आप। ये लीजिए क्वांटम लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी, देखिए हर एक पॉइंट मैंने बोला है आपको, प्रॉमिस फ्रॉम जेकेएससी दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, सारा डिटेल देखिए। इन अ ईयर ओनली 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग, थोड़ा सा डरा रहा था आपको, एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल वैल्यू, या तो 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल या तो 5 करोड़ रुपया, दोनों में से जो ज्यादा है उतना आप इशू कर सकते हैं मेरे बच्चों एज स्वेट इक्विटी। या तो पूरे जीवन काल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी कैन नॉट हैव 25% or more than 25%. To be honest, it cannot exceed 25% of your total paid up capital at any point of time during the lifetime of the company. मतलब आपके शेयर्स अगर समझिए 100 शेयर्स है आपके पास, ठीक है, 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स का कैपिटल आपका हो रहा है 1000 रुपीज, हो रहा है 1000 रुपीज का 250 रुपया सिर्फ आप इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी, उससे ज्यादा कभी जिंदगी में इशू कर नहीं सकते। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीबडी मेरे बच्चों। आगे अगर बात करें, अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन निकाला है यहाँ पे कि बाबा अगर आप स्टार्टअप है, स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो एकदम इनिशिएशन से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा रैंप अप करने के लिए 50% का लिमिट दे दिया कि बाबा आप स्टार्टअप है, हाँ आपके रजिस्ट्रेशन को 5 साल अभी तक हुआ नहीं है, 5 इयर्स नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं 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 हुआ सर, अभी 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन, अरे तू तो फिर 50% तक इश्यू कर सकता है स्वेट इक्विटी। मतलब अगर आपका कैपिटल 100 रुपीज है तो आप इन 5 सालों में 50% तक इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी। प्री कंडीशन वो 15% का रहता है, एक साल में 15% का ही इशू कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक जब तक आप एक स्टार्टअप के कैटेगरी में आ रहे हैं तब तक आप 50% इशू कर सकते हैं। वहां पे आपको 25% वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिमिटेशन पे क्वेश्चन नक्की नक्की पक्का पक्का आने ही वाला है, इसके ऊपर अगर आया स्वेट इक्विटी पे तो वो क्वेश्चन इसमें से ही होने वाला है। आगे का थियरी देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लेकिन यस देखें। प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी, झूठ नहीं बोलूंगा बच्चों आपके साथ में, इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस लेस, लेकिन भरोसा नहीं, आईसीएसआई। प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी वैल्यूड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर जी जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। बाबा चेक तो करो कि कितने में इशू करना चाहिए शेयर, वरना कंपनी तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ भी बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैज टू बी अपॉइंटेड, वो कैलकुलेट करेंगे बाबा ये जो हमारे एम्प्लॉय हैं इन्होंने कंपनी को बेनिफिट कितना दिया, वैल्यू एडिशन कितना किया है, टेक्निकल नो हाउ कितने का दिया है, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने के दिए, उन राइट्स के हिसाब से आपको शेयर्स मिलेंगे। ये भी इवैल्यूएट कौन करेंगे? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेंगे। यह था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट बच्चों, प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी वैल्यूड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वैल्यू ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैल्यू एडिशन ऑल्सो टू बी डन बाय हिम ओनली, हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भाई साहब ही ये सब करेंगे। होप सो ये क्लियर है बराबर? हाँ, इसके आगे सर ये क्या दिया हुआ है ध्यान देना आप लोग, जितना भी एलिमेंट्स है ना स्वेट इक्विटी का पूरा एलिमेंट जो भी हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने इवैल्यूएट किया है, आपको जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में शेयर होल्डर को भेजना पड़ेगा। जिस्ट, इसको जिस्ट बोलते हैं, मतलब एन आइडिया ऑफ स्वेट इक्विटी के बाबा हमारे वैल्यूअर ने ये डिटेलिंग दिया है, नोटिस के साथ में अटैच करके दे देंगे हम लोग। मतलब शेयर होल्डर भी लूप में है, उनको भी सब कुछ पता चल रहा है कि हम लोग स्वेट इक्विटी कैसे और क्यों इशू करें। नेक्स्ट, प्रोसीजर क्या है सर स्वेट इक्विटी इशू करने का? ये प्रोसीजर का भी चांसेस कम है, लेकिन जो जो इसमें से पॉइंटर्स आ सकते हैं एग्जाम में वो यहाँ पे लिए हुए, एबीसी एनालिसिस अपने हाथ में, अपना सबसे बड़ा बेनिफिट। चलिए आइए बात करेंगे प्रोसीजर। रेजोल्यूशन पास किया स्वेट इक्विटी इशू करने, इमीडिएटली वो रेजोल्यूशन अपने को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म का नाम है MGT 14, पूछ सकते हैं कि बाबा कौन सा फॉर्म हमको फाइल करना है एमसीए के साथ में स्वेट इक्विटी का, तो MGT 14 ये नाम ही है बच्चों फॉर्म का, MGT 14। 30 दिन के अंदर अंदर अपने को करना है। रेजोल्यूशन पास हो गया, हाँ 30 दिन का समय, 30 दिन के अंदर पास कर दो, फाइल कर दो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में। फाइल कर दिया, बुलाओ बोर्ड मीटिंग, ले लो डिसीजन हमारे स्वेट इक्विटी को इशू करने का, डिसाइड करना है अपने को। और ये जो रिपोर्ट बनेगा ना,
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट भी डिस्क्लोज करना है अपने को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ये तो अलग से एक पॉइंटर है आपके मॉड्यूल में अगर आप चेक करेंगे। कॉल बोर्ड मीटिंग एंड अलॉट द स्वेट इक्विटी शेयर्स। हाँ सर, शेयर्स अलॉट करने का डिसीजन ले लिया। जैसे ये डिसीजन लिया, इसके इमीडिएटली बाद में आपको और एक चीज फाइल करना है। सर क्या फाइल करना पड़ेगा? अभी एक नया फॉर्म है पास 3, यू हैव टू फाइल पास 3 फॉर्म, ये भी 30 दिन के अंदर। आपने अलॉटमेंट का डिसीजन ले लिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हो गया कन्वीन, हाँ सर, अभी आपको 30 डेज के अंदर पास 3 के अंतर्गत क्या करना है? फाइलिंग करना है। सारा डिटेल, बोर्ड रेजोल्यूशन का पूरा डिटेल, जो भी अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी से रिलेटेड है, स्वेट इक्विटी में जितने भी शेयर देने वाले हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, वो हमको पास 3 के अंतर्गत फाइलिंग करना है बच्चों। फाइलिंग करने के बाद में कितने लोगों को कितना शेयर्स, कितने में, अगर पैसा लिया है तो कितने में, if not paisa then consideration other than cash, everything has to be maintained under a register। और वो रजिस्टर में सारा का सारा डिटेल हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस, व्हाटएवर इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, इस रजिस्टर में मेंशन हुआ रहना चाहिए। और दिस शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय एनी ऑफिसर अपॉइंटेड और बाय अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। हमारे कंपनी सेक्रेटरी भाई साहब ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ बाबा कंपनी ने अलॉट कर दिया स्वेट इक्विटी, सिर्फ ऐसे बखाया कुछ भी बोला नहीं है, एक्चुअली में शेयर्स अलॉट भी किया है। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी। सर एक क्वेश्चन पूछना था, स्वेट इक्विटी में सर कौन से एम्प्लॉयज आते हैं? अरे मैंने बोला ना आपको, स्वेट इक्विटी हमारे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अगर हमारे एम्प्लॉय, इधर ध्यान दे दो, अगर हमारे एम्प्लॉय, हाँ, ये परमानेंट एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे भी वही सारा रूल एप्लीकेबल है स्वेट इक्विटी वाला, बराबर। आप इंडिया में हैं, आप आउट ऑफ इंडिया में हैं, आप हमारे बाहर के ब्रांच में काम करते हैं तो भी एप्लीकेबल है बच्चों, आपको स्वेट इक्विटी तो भी मिलेगा। काम तो कंपनी के लिए ही कर रहे हैं ना, हाँ, तो इन सारे हमारे एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी मिलने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा का पूरा डिटेल हमारे कहाँ पे मेंशन होना चाहिए? रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी which needs to be registered at the registered office of the company। वहां पे ऑथेंटिकेशन कौन करेंगे? कंपनी सेक्रेटरी या तो कोई ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया। क्लियर है? अभी अगर समझिए कि स्वेट इक्विटी इशू किए हैं किसी एम्प्लॉय को, कोई ऐसा चीज देने के लिए, कोई ऐसा टेक्निकल नो हाउ देने के लिए विच वी कैन रिकॉर्ड एज एन एसेट, तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा क्योंकि एसेट। और अगर समझिए एसेट नहीं आ रहा तो वी विल शो इट एज एन एक्सपेंस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बराबर। सर और एक बार बोलिए ना, अरे अगर हमने स्वेट इक्विटी इशू किया फॉर द एम्प्लॉय हु हैज डन समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और वो समथिंग को वी आर एबल टू क्वांटिफाई एज एन एसेट इन अवर बुक्स, तो अपने को उसको रिकॉर्ड करना है इन द बैलेंस शीट। लेकिन अगर ये नई एसेट के नाम पे नहीं है तो अपने को रिकॉर्ड करना है एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये था मेरे बच्चों पूरा का पूरा स्वेट इक्विटी का थियरी। दिस वाज द स्मॉल टॉपिक ऑफ आवर स्वेट इक्विटी एंड ईसॉप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सर इसमें कौन से प्रकार के क्वेश्चन आने वाले? यस, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी थियरी आ सकता है। मेरे एक मिनट, आई जस्ट हेल्प यू आउट। सारे मेरे सुपरस्टार्स लिख लेंगे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। हाँ, सबसे पहले तो एज यूजुअल ये लिखूंगा, थियरीज पूछ सकते हैं इसमें से। और सर क्या आ सकता है? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर सर क्या आ सकता है? फिर अपने को पूछ सकते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ ईसॉप, बराबर। दो प्रकार का ट्रीटमेंट है, दोनों भी याद रहना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन व्हाट? वेस्टिंग पीरियड से रिलेटेड है मेरे दोस्तों, हाँ। उसके बाद में पूछ सकते हैं ये लोग अपने को स्वेट इक्विटी के रूल्स के बारे में, इस पे कोई सम नहीं है लेकिन हाँ स्वेट इक्विटी का रूल्स भी पूछ सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट वी कैन एक्सपेक्ट in the exams from this particular topic of ESOP and sweat equity. I hope this is clear. This was one more part of our
शेयर कैपिटल अकाउंटिंग दैट वी फिनिश टुडे। इसके बाद में नेक्स्ट नए टॉपिक से चालू करेंगे। तब तक के लिए दिस इज प्रोफेसर सागर वाघेला। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।